दोस्तों, आज की कहानी है। मैं तो सासू माँ को पलंग से हिलने भी नहीं देती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। राधिका जी और श्यामा जी रिश्ते में देवरानी जेठानी थी। एक बार दोनों ने गंगा स्नान का मन बनाया, परंतु दुर्भाग्यवश स्टेशन जाने के लिए जो टैक्सी बुक की गई वह रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ईश्वर की कृपा से उन दोनों की जान तो बच गई, मगर कई जगह शॉट आने की वजह से डॉक्टर ने 6 महीने तक पूरे आराम की सलाह दी थी। दोनों के घर नजदीक ही थे और संयोग से दोनों घरों में बहुएं भी आ चुकी थी। अब घर की और अपनी सासू माँ की सेवा की जिम्मेदारी दोनों बहुओं पर आ गई। लगभग 1 महीने के बाद उनकी बुआ सास अपनी भाभीयों से मिलने आई। वे राधिका जी के घर गई। वो अभी सो रही थी तो उन्होंने सुधा राधिका जी की बहू से राधिका जी का हाल साल पूछा। सुधा गर्व से उन्हें खुद के द्वारा की गई सेवा के बारे में बताने लगी। बुआ जी, मैं तो सासू माँ को पलंग से हिलने भी नहीं देती हूँ। माँ जी का सारा काम मैं अपने हाथ से करती हूँ। हर एक दिन गीले कपड़े से उनका शरीर पोंछ कर कपड़े बदलवाती हूँ, फिर उन्हें डायपर पहना देती हूँ ताकि उन्हें गीलापन महसूस ना हो। खाने में भी उनके लिए हल्का और पतला खाना खिचड़ी बनाती हूँ ताकि वे आराम से खा सके। और श्यामा भाभी कैसी हैं? अरे बुआ जी, उनके बारे में क्या बताऊं। कविता भाभी श्यामा जी की बहू तो उनके पीछे ही पड़ी रहती हैं। हर काम के लिए उनसे खुद करने को कहती हैं। उनके लिए अलग से खाना भी नहीं बनाती। मुझे तो ताई जी की बड़ी चिंता होती है। सुधा ने आंसू बहाते हुए कहा, अच्छा ठीक है। जब तक राधिका भाभी सो रही हैं तब तक मैं जाकर श्यामा भाभी से मिल आती हूँ। अरे बुआ जी, मैं भी चलती हूँ। माँ जी तो वैसे भी सो रही हैं, मैं भी ताई जी से मिल लूंगी। मन ही मन इतराते हुए सुधा सोच रही थी, आज तो मेरी बहुत तारीफ होगी। और कविता भाभी की बुराई हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ समझती हैं। आज जब बुआ जी से डांट पड़ेगी तब मजा आएगा। ऐसा सोचते सोचते वे दोनों श्यामा जी के घर पहुंच गई। कविता के दरवाजा खोलते ही बुआ जी गुस्से से उसे देखते हुए श्यामा जी से मिलने के लिए उनके कमरे की तरफ बढ़ने लगी। बुआ जी, आप माँ जी के कमरे में मत जाइए। माँ जी तो बाहर हॉल में ही बैठी हैं। प्रणाम करते हुए कविता ने कहा, ये क्या श्यामा
भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप यहाँ हॉल में बैठी हैं। मुझे पता है आपका कोई ठीक से ख्याल नहीं रखता, पर आपको तो आराम करना चाहिए और खुद का ख्याल रखना चाहिए। बुआ जी कविता को ताना मारते हुए बोली। कविता, बेटा जाओ, तुम बुआ जी के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करो। सुधा, तुम भी जाकर कविता की मदद कर दो। दोनों बहुएं रसोई में चाय बनाने चली गई। क्या दीदी आप जी ऐसे ही किसी की भी बातों में आ जाती हैं? किसने कहा आपको कि मेरा कोई ख्याल नहीं रखता? कविता ने एक बेटी से भी बढ़कर मेरी सेवा की है। दिन रात मेरा ख्याल रखती है। रहने दो भाभी, घर की बात छुपाने के लिए कम से कम मुझसे तो झूठ मत कहो। मुझे सुधा ने सब सच्चाई बता दी है। सुधा ने आपसे कहा और आपने मान लिया। सुनी सुनाई बातों पर आप कब से विश्वास करने लगी? सच में आपको बताती हूँ, जिस दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ उस दिन से लेकर आज तक सुधा ने अपनी सास राधिका को कभी भी उसके कमरे से बाहर नहीं आने दिया। सारे नित्य कर्म पलंग पर ही करवा देती है ताकि उससे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और उसका ज्यादा समय व्यर्थ ना हो। पलंग पर पड़े पड़े उसकी कमर में घाव हो गए हैं। दिन भर डायपर में गंदगी में पड़ी रहती हैं, मगर सुधा अगले दिन ही उसका डायपर बदलती है। खुद के लिए मसालेदार चटपटा खाना बनाती हैं, मगर राधिका को केवल पतली खिचड़ी बनाकर देती हैं ताकि वह बार बार शौचालय जाने के लिए उसे परेशान ना करे। उसके कमरे में दिन भर बदबू भरी रहती हैं और सुधा सबको कहती रहती हैं कि मैं तो सासू माँ को पलंग से हिलने भी नहीं देती। वही दूसरी ओर कविता ने एक सप्ताह के बाद ही मुझे हल्का फुल्का व्यायाम करवाना शुरू कर दिया। हर रोज मुझे सहारा देकर बाथरूम तक लेकर जाती हैं और वहाँ खुद की मदद से मेरे नित्य कर्म करवाती हैं। शायद इसके लिए उसे दुगुना समय देना पड़ता है। खाने में भी मेरे लिए कम मसालेदार पौष्टिक खाना बनाती हैं और मेरे छोटे मोटे काम मुझे खुद करने के लिए भी प्रेरित करती रहती हैं। मैं दिन भर कमरे में ही रहना चाहती थी, मगर जिद करके वॉकर के सहारे मुझे हॉल तक लेकर आती हैं ताकि मैं कुछ देर टीवी देखकर और सबसे बातें करके अपना मन बहला सकूं। ये कविता की ही मेहनत का नतीजा है कि 1 महीने में ही मैं काफी स्वस्थ हो गई हूँ। अच्छा है मुझे ऐसी बहू नहीं मिली जो मुझे पलंग से हिलने भी ना दे। चाय नाश्ता लेकर आती सुधा और कविता ने उन दोनों की सारी बातें
सुन ली थी। अब सुधा की नजरें शर्म से झुक चुकी थी। माँ जी जाग गई होगी, मैं घर जाती हूँ, उसने बहाना बनाकर वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों, ईश्वर से दुआ करती हूँ कि कभी किसी की जिंदगी में ऐसे दिन ना आए कि उन्हें दूसरों पर निर्भर होना पड़े। मगर एक सच्चाई ये भी है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने शरीर को एक्टिव रखना चाहिए, तभी हम स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।